दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है और बोर्ड एग्जाम की इम्पोर्टेंस भी आपको मालूम होगी। तो उसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो काफ़ी थॉरोली पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी डीप में उसको पढ़ना पड़ेगा। ओवरव्यू पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट कंबाइंड करके साइंस सिलेबस डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो साइंस में अगर फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 से फिजिक्स स्टार्ट होता है, चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है और चैप्टर 14 तक आपका फिजिक्स है। चैप्टर 10 से चैप्टर 14 तक आपको 5 चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स के पढ़ने हैं। ये किसके लिए है? फिजिक्स के लिए, ओके। और ये सारे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हैं। खासकर चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का आपस में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि लाइट, चैप्टर 10 किसके लिए है? लाइट के लिए। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो लाइट का है। लाइट में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका जो चैप्टर 11 है जो कि ह्यूमन आई से रिलेटेड है। आपको मालूम है हमारे आई में क्या है? लेंस है, कॉनकेव लेंस होता है, तो वहां पर भी लाइट रेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 काफी इंटर रिलेटेड हैं। बाकी जितने चैप्टर हैं वो इंडिविजुअल बेस पर हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइट चैप्टर की स्पेशली बात करें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो ब्रॉड लेवल है, डेप्थ लेवल है, वो आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर चैप्टर लाइट जो आप स्टडी करने वाले हैं वो आपको बेसिक यहीं पर मिलेगा, इसके बाद आपको इसका एडवांस रूप मिलेगा। अगर आज आप नहीं समझ पाएंगे तो फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम आएंगी, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 10 की बात करें तो जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट की बात करें तो क्लास 9th में आपको याद होगा हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी। तो लाइट को भी हमने सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में रखा था। तो कहने का मतलब लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर लाइट की बात करें तो लाइट क्लास 9th में भी आपको मालूम है, हमने डिस्कस किया था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और विदाउट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते। तो लाइट का इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत है। अगर आप किसी क्लोज रूम में बैठे हुए हैं, वहां पर लाइट नहीं है, चाहे वो सन लाइट हो, चाहे आपकी ट्यूब लाइट हो, लाइट की अवेलेबिलिटी वहां पर अगर नहीं है तो सोफा सेट कहाँ पर रखा हुआ है, चेयर, टेबल, पेंसिल कहाँ पर रखे हुए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट वहां पर आती है रूम में तो आपको सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो कहने का मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लाइट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मतलब क्या हुआ? लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब लाइट की हेल्प से हम टेबल को देख रहे हैं, लाइट की हेल्प से चेयर को देख रहे हैं, लाइट की हेल्प से हम इस डस्टर को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइट इस डस्टर पर इंसिडेंट होती है, फॉल होती है। तो जब लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होंगी, फॉल होगी, तो 2 ही सिनारियो पॉसिबल है। फर्स्ट क्या है? या तो वो लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, तो जब ये वापस आती है तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या तो ये लाइट रेज इससे बियॉन्ड मूव कर जाएगी। जब डस्टर के बियॉन्ड लाइट रे मूव करेंगी तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही है और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन का यूज जो नेक्स्ट चैप्टर 11 है ह्यूमन आई, वहां पर भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज करेंगे,
ठीक है। अब यहां पर बात आती है लाइट। लाइट को हम कैसे यहां पर शो करेंगे? तो लाइट को हम यहां पर शो करेंगे लाइन डायग्राम से, सिंगल लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा? वो लाइट को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। अगर ऐसे कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइट रेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पर हमें ये नहीं मालूम कि ए से बी की तरफ लाइट मूव कर रही है कि बी से ए की तरफ मूव कर रही है, ये नहीं मालूम, लेकिन अगर हमने यहां पर एक एरो रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह, तब हमें यह पता चलेगा कि लाइट ए से बी की तरफ मूव कर रही है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट यहां पर कहीं है। ये आपका टॉर्च है, जूम करिए, ये क्या है? टॉर्च। तो टॉर्च यहां पर है, यहां से लाइट आपने ऑन की, लाइट ए से बी की तरफ मूव कर रही है। और यहां पर मान लीजिए आपका टेबल है, तो इस टेबल को आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये पूरी थ्योरी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो इस तरह हमने लाइट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, और आप सभी को मालूम है लाइट का इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में क्या है। और सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रोल है लाइट का, वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम विदाउट लाइट देख नहीं सकते। ठीक है, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी को हमें यहां पर डिस्कस करना है। इस पूरे चैप्टर में लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन किस तरह होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो हम देखते हैं। अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ लाइट, विथ लाइट, सिर्फ लाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में अगर हम यहां पर बात करें, तो देखिए लाइट, देखिए मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है, आप सब देख सकते हैं। यहां पर जैसे हमने ये लाइट को ऑन किया, यहां पर हमने लाइट को ऑन किया, अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट कहां से ऑन हो रही है, या लाइट का एमिशन कहां से हो रहा है? मोबाइल से। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? ये मोबाइल हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको लाइट की रेज दिखेंगी, लाइट की रेज, और ये रेज सराउंडिंग्स की तरफ स्प्रेड आउट हो जाती है। पूरे एटमॉस्फेयर में ये लाइट रेज स्प्रेड आउट हो चुकी है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट, फिर लाइट रेज, इसके बाद लाइट ट्रेवल होती है। अगर ये बोर्ड पर हम यहां पर फोकस करें, तो अगर आपको ये बोर्ड देखना हो, तो जब लाइट रेज इस बोर्ड से स्ट्रक्ट करेंगी, तभी यहां पर लाइट इससे स्ट्रक्ट होने के बाद ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम इस बोर्ड को या इस पेन को या अपने हैंड को या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का सोर्स हो गया, फिर रेज, लाइट से रेज निकलती हैं। उसके बाद क्या हुआ? मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने क्लास 9th में साउंड के बारे में डिस्कस किया था, तो साउंड के लिए क्या है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने साउंड प्रोड्यूस किया, लेकिन साउंड वन प्लेस से अदर प्लेस तक कैसे मूव करेगा? सोर्स या मीडियम ऑफ सोर्स कुछ न कुछ वहां पर होगा। तो वहां पर मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एयर है। जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारी साउंड कैसे प्रोपोगेट हो रही है? हमारी साउंड वन प्लेस से अदर प्लेस तक कैसे मूव होती है? क्योंकि वो एयर में प्रोपोगेट होती है या एयर में ट्रेवल होती है। ठीक है, तो एयर की बात हमने की, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए या ट्रेवल होने के लिए। सिमिलरली यहां पर लाइट को भी ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की हमने बात की। सेकेंड टर्म में हमने क्या बात किया? यहां पर मीडियम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट्स, रेज ऑफ लाइट। उसके बाद हमने मीडियम की बात की, मीडियम टू ट्रेवल, मीडियम फॉर ट्रेवलिंग टू लाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड टर्म्स नंबर 3। ठीक है, अगर हम सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, जैसे भी मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो सोर्स ऑफ लाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर मोबाइल सोर्स ऑफ लाइट है।
आपके स्टडी रूम में या आपके जो रूम है, बिल्डिंग है, वहां पर किसी आपने स्विच को ऑन किया, लाइट बल्ब ऑन हो गया, तो उसको वहां पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, वो जो आपका एलईडी बल्ब है या जो ट्यूब लाइट है वो आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो सन की बात करें, डे टाइम में सन से हमें रेज मिलती है, सन से हमें लाइट मिलती है, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, सन हो गया। मून भी सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार्स भी सोर्स ऑफ लाइट्स है। तो कहने का मतलब जहां से भी आपको लाइट मिलती है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। उनको सोर्स ऑफ लाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सोर्स ऑफ लाइट 2 कैटेगरीज में होते हैं। हमने सन की बात की और हमने लाइट बल्ब की भी बात की, मोबाइल के टॉर्च की भी बात की हमने। तो मोबाइल के टॉर्च को ह्यूमन ने बनाया है, और सन को किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है। मून को किसने बनाया, नेचर ने बनाया है। स्टार्स को किसने बनाया, नेचर ने बनाया है। ठीक है, तो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैन मेड या ह्यूमन मेड भी आप इसको कह सकते हैं, और सेकेंड यहां पर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, 2 काइंड्स के होते हैं। अब मैन मेड का एग्जांपल हमने लिया, लाइट बल्ब का एग्जांपल हमने लिया, है ना, और यहां पर मोबाइल के टॉर्च के एग्जांपल। जितने भी ऑब्जेक्ट आपको डेली लाइफ में दिखते हैं जो ह्यूमन मेड है, वो सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली जो लाइट का सोर्स होता है वो बल्ब ही होता है। ठीक है, इसके बाद आप इलेक्ट्रिक हीटर भी आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, यहां पर भी आपको लाइट देखने को मिलती है, लाइट की रेज आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली क्या होता है, बल्ब ही होता है। चाहे सीलिंग फैन की बात करें, चाहे हमने मोबाइल के टॉर्च की बात की, तो मोबाइल के टॉर्च में भी स्मॉल साइज का एक बल्ब हिडन होता है। ठीक है, आपके जो ट्यूबलाइट की बात है, तो ट्यूबलाइट ऑलरेडी बल्ब है। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी भी कैमरे की बात करें, कैमरे से भी आपको लाइट की फोकस आती है, तो वहां भी बल्ब होता है। तो हर जगह बल्ब होता है। ठीक है, और वहां पर आपको मालूम है कि बल्ब में फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है। जब वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली हीट होता है या इलेक्ट्रिकल के थ्रू हीटअप होता है, तो वो हमें लाइट प्रोड्यूस करता है। ये सब चीजें आपको मालूम है। तो जितनी भी चीजें हमने बात की, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जिसको मैन ने बनाया है, उसको हम मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। नेचुरल सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स सन है, मून है, मून को भी हम नेचुरल सोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्टार्स हैं, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं। सोर्स ऑफ लाइट मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अब टाइप की बात करें तो यहां पर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। यहां पर आप देखिए, सन की बात करें तो सन की जो प्रॉपर्टी है उसका सेल्फ लाइट होता है, मतलब सन पजेजेस इट्स ओन लाइट। मून की बात करें तो मून, आपको मालूम है, मून अपने सेल्फ लाइट की वजह से हमें शाइनिंग होता हुआ नहीं दिखाई देता। मून शाइन क्यों करता है, मून सन के रेडिएशंस के कारण शाइन करता है। ठीक है, मतलब सन की लाइट मॉर्निंग में दिखाई देती है, डे टाइम में दिखाई देती है, लेकिन नाइट टाइम में आपको सन नहीं दिखाई देता, वो मून दिखाई देता है। लेकिन मून जब शाइन करता है तो वो उसकी खुद की रेडिएशंस नहीं होती, मून की सेल्फ लाइट नहीं होती, मतलब मून डज नॉट पजेज इट्स ओन लाइट। सन की रेज के कारण मून शाइन होता हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली स्टार्स की बात करें तो स्टार्स पजेज इट्स ओन लाइट। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस की। सेल्फ ल्यूमिनस और सेकंड क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब शाइनिंग। सेल्फ ल्यूमिनस की बात की कि द ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट विच पजेजेस इट्स ओन लाइट। यहां पर हम लिखेंगे पजेज इट्स ओन लाइट, ये हमने यहां पर बात की। नॉन ल्यूमिनस की डज नॉट
possess its own light, own light। ये हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्फ ल्यूमिनस के एग्जाम्पल की हमने बात की यहां पर, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, सन, स्टार्स। ठीक है, अगर नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो बुक दिखाई दे रही हो, चाहे हमें टेबल दिखाई दे रहा हो, सोफा सेट दिखाई दे रहा हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि विदाउट लाइट इट इज इम्पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर मून भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो ये हमने कैटेगरी डिफाइन की। अगर बात करें रेज ऑफ लाइट की, तो रेज में क्या होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट आपको रेज से रिलेटेड याद करने होंगे। फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेज। सेकेंड, यहां पर हम बीम की बात करेंगे, उसके बाद पेंसिल ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो रेज की बात करें अगर हम, तो रेज में फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, मतलब रेज की डेफिनेशन क्या है। सेकेंड, बीम क्या होती है, बीम के बारे में हमें पढ़ना है यहां पर। और थर्ड, यहां पर पेंसिल ऑफ लाइट की हम बात करेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट। अगर रेज की बात करें तो रेज क्या होती है, रेज कुछ नहीं है, एक पाथ है। जैसे हमने बात की कि रेज एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है, ट्रेवल हो सकती है। और आपको मालूम है रेज जिगजैग नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं। तो स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलोंग कोई भी लाइट ट्रेवल करे उसको हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, या पाथ ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ along with light can travel, या light travels, along with light travels, light travels। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। बीम की बात करें, अच्छा यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है इस तरह से, या इंक्लाइंड भी हो सकता है, किसी भी एंगल पर हो सकता है, बट वो स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए इसको आप मेजर करेंगे तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट ये इंक्लाइंड है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर हम रेज की बात करें तो रेज को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर एरो हम शो करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी हम इस तरह से एरो शो करेंगे। एरो का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रेज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। यहां भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। अगर रेज की डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें तो सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये डायमेंशन या ये डायरेक्शन ऑफ एरो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब लाइट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। बीम की बात करें तो देखिए आपको मालूम है सिंगल लाइट तो होती नहीं है, लाइट की रेज मल्टीपल होती है, इनफाइनाइट होती है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जब बंच ऑफ रेज की बात करें या बंच ऑफ लाइट की बात करें या बंच ऑफ लाइट बीम की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, बीम हमने वर्ड यूज किया, मतलब वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रेज की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बीम का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रेज। इसको हम क्या, रेज का मतलब ए बी, ये क्या है, रेज है। अगर यहां पर मल्टीपल रेज हो, मतलब इस तरह से भी हो, इस तरह से भी हो, इस तरह से भी हो, है ना, ये क्या है, मल्टीपल रेज। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। पेंसिल ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो यहां पर पेंसिल का मतलब क्या हो, पेंसिल नाम से क्लियर है, पेंसिल का मतलब एक फाइन रेज की हम बात करते हैं, फाइन बीम की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आपने मान लीजिए अपने रूम को कर्टन से कवर कर दिया, विंडो डोर सब कर्टन से कवर है, सारी लाइट आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, डे टाइम की बात कर रहे हैं, बाहर सन रेज अवेलेबल है बट रूम में कोई भी रेज अवेलेबल नहीं है। अब उस कर्टन में
कर्टेन मतलब पर्दा जिसको बोलते हैं, अगर उस कर्टेन में आपने माइन्यूट होल कर दिया, एक छोटा सा होल आपको करना है, तो क्या होगा, बाहर जो सन की रेज है उस होल के थ्रू आपके रूम में एंट्री होगी और वो जो रेज है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पेंसिल ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, नैरो बीम ऑफ, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नैरो बीम ऑफ रेज, नैरो बीम ऑफ रेज। ठीक है, नैरो बीम का मतलब एग्जाम्पल हमने बात कर लिया यहां पर। एग्जाम्पल अगर यहां पर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, लाइट या रेज कमिंग फ्रॉम स्मॉल होल इन ए कर्टेन, स्मॉल होल इन कर्टेन, स्मॉल ओपनिंग या होल भी आप इसको कह सकते हैं, ओपनिंग इन कर्टेन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहां पर पेंसिल को भी साइंटिस्ट ने कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो कैटेगरी हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, मतलब टाइप ऑफ पेंसिल की हम यहां पर बात करेंगे। टाइप ऑफ पेंसिल की बात अगर करें तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। देखिए पेंसिल का मतलब क्या हुआ है, ये रेज जो ट्रेवल करती है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, उसी को साइंटिस्ट ने कुछ नॉमेनक्लेचर दिए ताकि हमें उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सके, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का हम यूज कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर इनकी कैटेगरी को डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की कन्वर्जेंट बीम या कन्वर्जेंट पेंसिल, सेकेंड डाइवर्जेंट पेंसिल, यहां पर कन्वर्जेंट पेंसिल, फर्स्ट क्या है, कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट, सेकेंड डाइवर्जेंट, कई बार ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट, और थर्ड क्या है, पैरेलल पेंसिल ऑफ लाइट, पैरेलल पेंसिल ऑफ लाइट। अब देखिए ये जो टर्म्स है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, इसका इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा रोल है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आप स्टडी करेंगे ह्यूमन आई, एंड वहां पर भी आपको रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई में रिफ्रैक्शन का यूज होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये टू टर्म्स आपको इस चैप्टर में बहुत यूज होंगे। अगर आप यहां पर क्लियरली इसको समझ नहीं पाएंगे तो आप बार बार परेशान होंगे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, ये भी वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। लोग परेशान रहते हैं कन्वर्जेंट क्या है या कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्जेंस क्या है ना, वो हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या बात की, हमने मोबाइल को ऑन किया। ठीक है, मोबाइल क्या है, सोर्स है, यहां पर क्या है, ये सोर्स, मान लीजिए ये सन है, मान लीजिए सन है। ठीक है, ये सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। सन से रेज निकलेंगी इस या इसको आप मोबाइल भी आप समझ सकते हैं, सन या आप मोबाइल टॉर्च या सिंपल टॉर्च भी समझिए। बल्ब है, कहने का मतलब ये बल्ब है, क्योंकि बल्ब से ही लाइट एमिट होता है। ठीक है, तो इसको आप सन भी एज्यूम कर सकते हैं या बल्ब भी एज्यूम कर सकते हैं। और ये बल्ब आपको मालूम है हर जगह यूज होता है, चाहे आपकी ट्यूब लाइट हो, चाहे आपका एलईडी बल्ब हो या टॉर्च हो, वहां पर भी बल्ब का यूज होता है। तो ये बल्ब है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से लाइट रेज एमिट होंगी, एमिट का मतलब कमिंग आउट होंगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर की तरफ आउट होंगी। तो इस तरह की लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, मतलब सोर्स से जब लाइट कम आउट होती है, बाहर की तरफ आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेज। मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो रेज आ सकती हैं।
एक्स वाई जेड, जो 3 डायमेंशनल व्यू की हम बात करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रेज होती है इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या होगा, देखिए कन्वर्जेंट का मतलब किसी पॉइंट पर ये लाइट रेज कहीं न कहीं तो इंस्ट्रक्ट होंगी, कहीं न कहीं ये इंसिडेंट होगी, या कहीं न कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर ये फॉल होंगी। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर ये फॉल होती है तो वहां पर लाइट रेज या तो कंसंट्रेट हो जाएंगी या तो उस ऑब्जेक्ट पर वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अगर लाइट रेज कंसंट्रेट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल या कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर कन्वर्जेंट की बात करें तो किसी पॉइंट पर मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट यहां से इस तरह से लाइट रेज आ रही है, यहां पर इस तरह से लाइट रेज आ रही है, यहां पर इस तरह से लाइट रेज आ रही है। ये लाइट रेज किसी न किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएंगी। यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए ए है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पर ये लाइट रेज कंसंट्रेट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, विड्थ की बात आती, कई बार पूछा जाता है कि शेप ऑफ विड्थ या ज्योमेट्री ऑफ विड्थ कैसा होता है। विड्थ का मतलब क्या हुआ, बीम की अगर बात करें, बीम का मतलब किसी सिंगल रेज अगर बात की जाए तो सिंगल रेज की या सिंगल लाइट के पाथ की हम बात करेंगे, जैसे ये पेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेज। लेकिन अगर यहाँ पर 10 पेन या 20 पेन या 50 पेन का एक बंच बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो यहाँ पर विड्थ ऑफ बीम कई बार पूछा जाता है। तो विड्थ ऑफ बीम का मतलब ये जो विड्थ है यहां से यहां तक, मान लीजिए इस बीम में 3 रेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक बीम है, बंच ऑफ रेज है, उस बीम में 3 रेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ रेज क्या बोलेंगे, या विड्थ ऑफ बीम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम। अब देखिए यहां पर आपको विड्थ ज्यादा दिख रही है, इस पॉइंट पर बात करें, यहां पर ये वाली जो विड्थ है ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो यहां पर विड्थ ऑफ बीम आपको रिड्यूस्ड दिख रही है। मतलब अगर यहां पर 5 मिलीमीटर है, एज्यूम करते हैं, यहां पर क्या होगा 3 मिलीमीटर, यहां पर क्या होगा 1 मिलीमीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा 0 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ बीम। तो कई बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कन्वर्जेंट पेंसिल में जो विड्थ ऑफ बीम है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, या वो किस पाथ को फॉलो करता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा कि इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका जो विड्थ है वो रिड्यूस्ड होता चला जाता है। सोर्स यहां पर है और यहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट है, तो सोर्स से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस पॉइंट की तरफ। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी विड्थ जो है रिड्यूस्ड होती जाएगी, लाइक ए कोन। ये आपको एक कोन की तरह दिख रहा है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड विड्थ, रिड्यूस्ड विड्थ। और इसका जो एग्जांपल है रिड्यूस्ड विड्थ कैसा होता है, लाइक कोन, लाइक ए कोन। और इसका जस्ट अपोजिट यहां पर क्या होगा, यहां पर विड्थ इंक्रीज होता है, रिड्यूस्ड विड्थ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, इंक्रीजिंग विड्थ, इंक्रीजिंग विड्थ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। मतलब इसका अगर डायग्राम आपको बनाना हो तो कैसा होगा, ये आपका सोर्स है, यहां पर क्या है, ये सोर्स को S से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए 3 रेज का ये बंच है, 3 रेज का बंच है, मतलब 3 रेज के कॉम्बिनेशन से कोई बीम बनाई गई है। तो ये क्या होगा,
यहाँ सोर्स से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेंडेंसी में है। उसके बाद यहाँ पर पैरेलल पेंसिल की बात करें तो सिंपल जो बीम जो रेज है वो पैरेलल होते हैं, वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं या इक्वी डिस्टेंस होता है वहां पर, ठीक है। पैरेलल की बात करें, पैरेलल बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर है कि फर्स्ट रेज यहां पर है इस तरह, सेकेंड रेज यहां पर इस तरह से है, थर्ड रेज यहां पर इस तरह से है, फोर्थ रेज कहीं भी हो सकता है यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहे आप यहां पर मेजर करें चाहे यहां पर, ये जो डिस्टेंस है यहां से ये वाली डिस्टेंस, यहां से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का मान लीजिए ये रेज नंबर 1, रेज नंबर 2, रेज नंबर 3 और रेज नंबर 4, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट पर होंगी, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम्स। बात समझ में आई, देखने से भी लग रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है और एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में देखा। यहाँ पर हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल पेंसिल के बारे में भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं मीडियम की। मीडियम बहुत सिंपल है, मीडियम आपको मालूम है, यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर। नॉर्मली जो लाइट रेज है उनको ट्रेवल होने के लिए जैसे साउंड में एयर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर भी ट्रेवलिंग ऑफ लाइट के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि मीडियम ऑफ लाइट क्या है और उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ लाइट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मीडियम क्या होता है, जहां पर लाइट रेज या लाइट बीम ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। अब आपको मालूम है मीडियम की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मोस्टली एयर की हम बात करते हैं, ठीक है, मीडियम में मोस्टली एयर की बात करते हैं। लेकिन मैटर की बात की जाए, एयर क्या है, एयर किस कैटेगरी में आता है, गैस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आपको मालूम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस इज 3 फॉर्म ऑफ मैटर विच इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स। तो एयर को हमने गैस की कैटेगरी में रखा है, किसमें, गैस। तो गैस की कैटेगरी में एयर को हमने रखा है। और आपको मालूम है मैटर की 3 स्टेट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैसियस स्टेट, जिसको हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप ऑफ स्टेट्स की हम बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, लिक्विड की बात करें और गैस की बात करें, लिक्विड और गैस, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की, इसीलिए इसको हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर में जब मान लीजिए हमने किसी बकेट में या किसी जार में या किसी बीकर में या किसी ग्लास, जो कि ग्लास के मटेरियल की बनी हो, किसी ग्लास को हमें लेना है जो कि ग्लास मटेरियल से बना हो, ग्लास का बना हो, तो वहां पर मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वाटर में क्या होता है कि वाटर में जब आप लाइट रेज इंसर्ट करेंगे या लाइट रेज जब एमिट होगी किसी सोर्स से और वो जब वाटर पर फॉल होती है तो वाटर के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सोर्स या ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। तो वाटर को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट में रख सकते हैं। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अच्छा वाटर हो गया, ग्लास, ग्लास भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट है। किसी भी आप ट्रांसपेरेंट ग्लास को देखेंगे, लाइट अगर यहां से आपने पास कराई तो उस ग्लास के थ्रू उधर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं लाइट को। तो जहां पर लाइट परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स या फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, वन मीडियम का मतलब एयर, अदर मीडियम का मतलब कोई भी लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। सिमिलरली एयर या गैस की हम बात कर रहे हैं तो एयर में भी हम लाइट को ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं।
किसी भी पॉइंट पर, मतलब आप फर्स्ट रूम पर हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए विंडो ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपने लाइट या किसी टॉर्च को ऑन किया या लाइट बल्ब को ऑन किया, तो अदर रूम में भी उसकी लाइट आपको देखने को मिलती है। मतलब सेकेंड रूम में भी आपको वहां पर पूरा जो रूम है वो लाइट से भर जाता है। ठीक है, वहां भी आप लाइट की प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या बात की, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब मीडियम की कैटेगरी को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम क्या है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एंड थर्ड यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जहां से कोई भी लाइट रे ट्रांसमिट ना हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के जो मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नया टर्म है, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बॉडी या ओपेक मीडियम। ओपेक यहां पर QUE, तो ये थोड़ा टर्म आपको याद रखना है। ये बार बार जहां भी लाइट की आप बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, वहां पर आपको, या रेडिएशंस की बात करेंगे, वहां पर आपको ये टर्म बहुत देखने को मिलता है। तो ओपेक बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो किसी भी लाइट रेज को ट्रांसमिट न करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम या ओपेक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बात किया कि विच do not allow transmission of light, transmission of light rays। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, वुडन पीस की हम बात करें, या किसी आप स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हो, कॉपर का मटेरियल हो, या आपके किचन में बहुत सारे पॉट्स रखे होते हैं, बहुत सारे बर्तन रखे होंगे, उस किसी भी बर्तन पर, चाहे वो प्लेट हो, चाहे बकेट हो, चाहे बॉल हो, वहां पर आप लाइट रेज को ट्रांसमिट कराएंगे तो वो उस बकेट के बियॉन्ड में नहीं जा सकता, उस प्लेट के बियॉन्ड में लाइट रे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। या किसी वुडन पीस की बात करें, ठीक है, ये डस्टर है, ये वुडन पीस का बना हुआ है। यहां पर अगर मोबाइल से हम लाइट को इंसर्ट करेंगे तो लाइट इस पर फॉल तो होगी, इस वुडन पीस पर लाइट फॉल तो होगी, लेकिन वो लाइट इस वुडन पीस के अक्रॉस बियॉन्ड यहां पर आपको वो दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आई, लाइट रेज इस वुडन पीस पर फॉल तो होगी, इंसिडेंट तो होगी, लेकिन वो लाइट रेज इसके बियॉन्ड में, मतलब इस फेस पर आपको दिखाई नहीं देगा। इस फेस पर लाइट फॉल होगी, लेकिन वो इस फेस पर दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मेटालिक प्लेट की बात करें या मेटालिक किसी भी पीस की बात करें, कैसा भी पीस हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अलाउ है। अगर यहां पर हम बात करें मेटालिक की, तो ये क्या है, ये प्लास्टिक का मेटल है। ठीक है, प्लास्टिक है। यहां पर भी अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट रे यहां पर आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो कहने का मतलब ये जितने भी चीजें हमने बात की, वुडन पीस की बात की या मेटल पीस की बात की, वो सब ओपेक बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ, वुडन पीस एंड मेटालिक पीसेस, मेटालिक पीसेस। ठीक है, ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट आप यहां से वहां तक देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि लाइट रेज अगर हमने पास किया, मान लीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, यहां पर लाइट रेज को हमने पास किया तो लाइट रेज आपको यहां पर भी दिखेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे, विच allow transmission of light, transmission of light। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, हमने बात की एयर की, हमने बात की लिक्विड या किसी वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, डर्टी वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, प्योर वाटर या क्लीन वाटर आप जिसको कहते हैं, प्लेन प्योर या क्लीन वाटर। डस्टी या मडी वाटर की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, और यहां पर ग्लास, प्योर ग्लास, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की कैटेगरी में आते हैं।
यहां पर ट्रांसल्यूसेंट, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इससे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसपेरेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बाकी यहां पर ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके जो वर्ड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और नॉर्मली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इसको सुना होगा। मैं भी थ्रू आउट द स्टडी मैंने नहीं सुना था नाम। मैं जब क्लास 10th में लाइट को मैंने स्टडी किया था तो उस समय मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स सुने थे, लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसके जो यूजेस हैं, वो हायर क्लासेस में भी या जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे, ये बार बार वर्ड आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट। देखिए, किसी व्हाइट पेपर को अगर आप लेते हैं या ब्लैक पेपर को लेते हैं, ठीक है, किसी भी पेपर को आप, या कलरफुल पेपर को भी आप ले सकते हैं, किसी भी पेपर को आप लीजिए, वहां पर अगर आप लाइट को इमर्ज करेंगे किसी पेपर पर, मान लीजिए ये कोई पेपर हमने लिया, ठीक है, ये पेपर हमने लिया, इस पेपर के वन एंड पर अगर हम लाइट, ये तो काफी मोटा पेपर है, मतलब इसमें 1 2 3 मतलब 10 पेज का ये पेपर है, ठीक है, ये एक बुक ही आप मान लो, लेकिन बुक आपको नहीं लेना है, सिंगल पेपर को कंसीडर करना है। ये सिंगल पेपर है, ठीक है, इस सिंगल पेपर पर अगर आप देखें तो जैसे ही हम यहाँ पर लाइट को इस फ्रंट फेस पर फॉल कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो आपको सम पार्ट ऑफ लाइट इसके अदर फेसेस पर भी दिखेगा। आप कर सकते हैं, सिंगल पेपर को आप लीजिए, मोबाइल से या किसी भी टॉर्च से आप लाइट को इंसर्ट कराइए, यहाँ पर फॉल कराइए, तो आपको सम पार्ट ऑफ लाइट इस पेपर के बियॉन्ड में दिखेगा। इसको आप क्लियरली कैसे देख सकते हैं, अपने रूम की लाइट को आपको बंद करना है, पूरा ऑफ कर देना है, फिर टॉर्च या मोबाइल के फ्लैश लाइट से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, हम सम पार्ट ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, टोटल लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ लाइट इस पेपर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, बट सम पार्ट ऑफ लाइट इस पेपर के थ्रू पास नहीं होता। तो ऐसे जो भी पार्टिकल्स हैं, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी पीसेज हैं, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे विच अलाउ पार्शियल ट्रांसमिशन, जो सम पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ट्रांसमिशन। यहां पर होगा पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमने बात की पेपर, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना, आपको 1 लाइन की डेफिनेशन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपसे जो वाइवा एक्सटर्नल वाइवा आते हैं, एग्जामिनर आते हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मीडियम को अगर ध्यान से देखें तो इसी का एक्सपांडेड रूप आपको फर्दर स्टडी करना है। एक्सपांडेड रूप का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात की, मतलब कोई न कोई मीडियम मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जैसे एयर है, वाटर है, प्योर ग्लास है, इस तरह के जो मीडियम होते हैं वहां पर लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में, मतलब एयर से ग्लास में ट्रांसमिट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो भी रेज वन मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसफर होती हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, ये टर्म आपको अब स्टडी करना है, इसी का रोल है पूरा। और यहां पर हमने बात किया ओपेक बॉडी की, ये भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कैटेगरी में आएगा। ये दोनों पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, यानी मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2, ये किस कैटेगरी में आएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इस ऑब्जेक्ट से, इस मीडियम से वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, जो मीडियम नंबर 3 है, इस तरह के जो भी बॉडीज होंगी, जो भी ओपेक बॉडी है, वहां पर लाइट रेज वन मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसमिट नहीं हो पाती, इसीलिए हमने इनको ओपेक कहा है। और यहां पर इस तरह की जो लाइट रेज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कैटेगरी नंबर 3 में ओपेक है, ओपेक को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। वुडन पीस है या मेटालिक पीस है, यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये मेटल की बात की, यहाँ पर हमने कोई मोबाइल टॉर्च लिया, मान लीजिए फ्लैश लाइट से ऑन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लाइट रेज आप क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड के बियॉन्ड में अदर साइड में लाइट रेज ट्रांसमिट नहीं हो पा रही हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? मोबाइल, इस तरह से, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? मोबाइल। और मोबाइल से जो लाइट ट्रेवल हो रही है वो क्या है? वो एयर में है, मतलब जो मीडियम हो गया वो एयर हो गया, इसी को हम रेयरर मीडियम भी कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो हमने वुडन पीस लिया है इसको आप क्या बोलेंगे? मीडियम नंबर 2 या डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जो हम बार बार यूज करते हैं कि वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो इस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। जो लाइट रेज है वो एयर मीडियम में है, यानी रेयरर मीडियम में है, और ये क्या है? डेंसर मीडियम में, क्योंकि इसकी डेंसर का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर ज्यादा है। इस वुडन पीस की अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन एयर में मॉलिक्यूल्स कम होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है। ओके, तो ये हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमने बात की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की भी हमने बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके डेफिनेशन को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, या आपसे अगर टीचर क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम्पल या उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट जनरल बात अलग होती है, डिटेल साइंस अलग होता है। तो जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साइंस के बारे में बात करते हैं, उसके बिहाइंड में एप्लीकेशंस की बात करते हैं, उसके डिटेल स्टडी की बात करते हैं, तो हमें वहां पर थोड़ा सीरियसली डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरल लैंग्वेज में तो हमने बात कर ली, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन टाइप क्या है, कैटेगरीज क्या है, वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओपेक बॉडी से जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने क्या बात की? इस वुडन पीस की हमने बात की, यहां पर हमने टॉर्च से लाइट इंसर्ट कराया, ठीक है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बियॉन्ड नहीं गई। जो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सिंपल। लेकिन अगर इसका डायग्राम आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, यहां पर तो आपको दिख रहा है, ये पूरा सरफेस दिख रहा है, लेकिन इस सरफेस को आप यहां प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है। हायर क्लासेस में या आप ड्राइंग की अगर बात करें तो वहां पर ड्राइंग बनाना भी एक आर्ट है, ड्राइंग बनाने के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर इसका ड्राइंग आपको बनाना हो, इसकी इमेज यहां पर बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? इसको अगर आप साइड से देखें, यहां पर साइड से आप देख रहे हैं, है तो मिरर, ये इसको मिरर एज्यूम कर लीजिए, ये मिरर है, ठीक है, या वुडन पीस भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर केवल और केवल आपको ये थोड़ी सी थिकनेस इसकी दिख रही है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, केवल आप इसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस सरफेस को आप नहीं देख सकते। और लाइट यहां से ऐसे फॉल होती है, लाइट इस डायरेक्शन में फॉल होगी, देखिए लाइट इस डायरेक्शन में, सोर्स ऑफ लाइट यहां पर है, तो इस डायरेक्शन में लाइट फॉल होती है, लेकिन आपको ये सरफेस दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ ये फ्रंट वाला व्यू दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो व्यू है जो आप वहां से देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, मेरी तरफ जो आप देख रहे हैं, आपको ये थिकनेस दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू। अगर इसी को आप टॉप से देखें, मतलब आप थोड़ा सर्टेन हाइट पर जाएं, या आप इसको नीचे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको थिकनेस नहीं दिख रही है, ये वाला एरिया नहीं दिख रहा है आपको सिर्फ ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसी ऑब्जेक्ट को, इसी मिरर को टॉप से देखते हैं लाइक दिस, जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं, तो ये आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखता है। तो ड्राइंग आपको कैसे बनानी है? रेक्टेंगुलर यहां पर बना देना है, ठीक है।
इसी को अगर बॉटम से देखना हो तो बॉटम से आप कैसे देखेंगे, इसको ऊपर लिफ्ट करना है और आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो भी आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो कहने का मतलब टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आप वहां से देख रहे हैं इसको फ्रंट व्यू, इसके बाद ये जो व्यू होता है साइड व्यू, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, इसको क्या बोलते हैं, साइड व्यू। तो साइड व्यू को अगर आप देखें तो इसका साइड व्यू कैसा है, ये भी आपको एक थिन स्ट्रिप दिख रही है, एक थिकनेस ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डायग्राम कई जगह आपने देखा होगा कि जो डायग्राम प्लॉट किए जाते हैं वो इस शेप के प्लॉट किए जाते हैं। कहीं पर आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगा, ठीक है, यहां पर इस तरह से हैचिंग भी की जाती है, आप करिए या ना करिए बात ये बराबर है। और यहां पर लिखा जाता है मिरर, ये क्या है, मिरर है। तो आपको समझ जाना है मोस्टली जो रिफ्लेक्शन है वो बेस्ट जो एग्जांपल मिरर का, इसीलिए हम यहां पर मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ जाना ये मिरर का फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। साइड व्यू भी सेम होगा, ठीक है। इसका टॉप व्यू नहीं बनाया गया, अगर टॉप व्यू बनाया गया होता तो आपको कैसा दिखता, वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में दिखता। ये क्या है, मिरर का टॉप व्यू, इसको हम बोल देंगे टॉप व्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर का फ्रंट व्यू, ठीक है। इसी फ्रंट व्यू को कई जगह स्ट्रेट लाइन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेटर तरीका नहीं है, दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिकनेस ऑफ द मिरर, बट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, हमें बात समझ में आ जाए, तो इसको हमने सिर्फ सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। कई जगह आपको ये सिंगल लाइन में दिखेगा। अगर ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब यहां पर जो मीडियम है वो क्या है, एयर, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, और ये क्या है, ये आपका मिरर है, ठीक है। मिरर को नॉर्मली आपने देखा होगा पॉलिशिंग की जाती है, प्योर ग्लास होता है, उस ग्लास के किसी वन साइड को हम पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिशिंग के लिए ये थिकनेस ना दिखा करके आपको इस तरह से ड्राइंग में दिखेगा। जो भी फिगर आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में वो इस तरह से हैचिंग की जाती है। ये जो इंक्लाइंड लाइन हमने ड्रॉ की, इसको क्या बोलते हैं, हैचिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग, ठीक है। तो ये हैचिंग किसके लिए होती है, ये बेसिकली ये पॉलिश को रिप्रेजेंट के लिए होता है, करने के लिए होता है, पॉलिशिंग के लिए होता है, ठीक है। मिरर में जो बैक्स फेस होता है वहां पर आप पॉलिश देखते हैं, रेड कलर के नॉर्मली पॉलिश की जाती है या पेंट किया जाता है। वो आपको ये व्यू दिखेगा या ये डायग्राम दिखेगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली यही डायग्राम यूज किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात की जो कि डायग्राम से रिलेटेड है कि मिरर को आप डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब बात रिफ्लेक्शन की हो रही है। आपको मालूम है सरफेस की बात की, टॉप व्यूज की बात की, मतलब सन रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। सन हो या मोबाइल रेज हो, कोई भी रेज हो सकती है। यहाँ से कोई रेज इस तरह से आएंगी, यहाँ पर फॉल होंगी। ये स्ट्रेट लाइन में, देखिए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में ही हमने बात की, स्ट्रेट लाइन में ही फॉल होती हैं। वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड व्यू, लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन ही स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। ये लाइन इंक्लाइंड भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। देखिए ये पेन है, पेन तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, इसकी डायमेंशन स्ट्रेट है, लेकिन आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगल पर रख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन को आपको ध्यान में रखना, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये किसी एंगल पर हो उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, उसका रीजन क्या, देखिए मोबाइल है, मोबाइल अभी आपको ऐसे दिखेगी लाइट अगर हम रखें, अगर इसे मोबाइल को हम ऐसे रख दें तो लाइट ऐसे आएगी, लेकिन लाइट तो आ रही है स्ट्रेट लाइन में ही। अगर हमने ऐसे रखा तो लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है, वहां से जब लाइट रेस पास होती है वो तो स्ट्रेट लाइन में ही होती है। डिपेंड करता है कि आपका इस सोर्स किस डायरेक्शन में रखा गया है। तो यहाँ पर सोर्स हमने यहाँ पर रखा इस तरह से, और प्लेट हमारी यहाँ पर है या मिरर यहाँ पर है, तो लाइट रेस तो ऐसे ही आएंगी, है तो स्ट्रेट लाइन बट ये इस डायरेक्शन में आएंगी।
अगर हम प्लेट यहाँ पर रखें और इस तरह से लाइट को फोकस करें तो ये पैरेलल लाइन ऐसे ट्रेवल करेंगी। बात समझ में आ गई? तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। अब जब ये सरफेस यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर आपको मालूम है इस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से रेज इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर ये लाइट रेज पास हुई, यहाँ पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को हमने बी लिया, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर रेज इंसिडेंट होती हैं और यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो रिफ्लेक्शन का एंगल डिसाइड किया जाता है वो नॉर्मल से हमेशा डिसाइड किया जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, वो आपको ड्रॉ करना है। अब क्या होता है, ये लाइट रेज ऐसे पास हो गई, यहां पर हुआ तो ये लाइट रेज इस तरह से पास होगी ऐसे, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल होता है। सिमिलरली इस रे की बात करें तो यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है वो इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईली स्मूथ सरफेस आपको मिरर में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए मिरर का एग्जांपल लिया जाता है। और मिरर का अदर एंड पॉलिश होता है, आपको मालूम ही है। तो इस तरह की जो परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है, रेगुलर का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो यहां पर आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी क्योंकि मिरर एकदम स्मूथ होता है। या आप मोबाइल का ये वाला फेस भी देख सकते हैं, मोबाइल का ये जो ग्लास लगा हुआ है, मोबाइल का ये जो स्क्रीन ग्लास है, ये भी आपको मिरर की तरह, आप यहाँ पर अपना फेस भी देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एज ए मिरर वर्क करता है, इसका भी सरफेस आपको एकदम स्मूथ दिख रहा है मोबाइल का। यहाँ पर भी आप लाइट रेज को इंसिडेंट करेंगे तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये तो मेटालिक है, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो वो इस पैटर्न को, इस रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, पॉलिश, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंड स्मूथ। स्ट्रेट स्मूथ, सॉरी यहां पर क्या होगा, स्मूथ, स्ट्रेट स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेसेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर ये रेज इंसिडेंट होती हैं, वो स्ट्रेट हो, स्मूथ हो और वेल पॉलिश्ड हो। पॉलिश, अगर मान लीजिए इस सरफेस पर कोई पॉलिशिंग की गई है तो वो पॉलिशिंग भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी परफेक्ट पॉलिशिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ वहां पर इररेगुलरिटीज आती ही आती हैं। इसीलिए मिरर में इररेगुलरिटीज नहीं आएंगी, वो एकदम स्मूथ होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, आप उसको किसी भी एंगल से मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे सरफेस जो स्ट्रेट, स्मूथ और वेल पॉलिश्ड हो, वहां से रेज की जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह होगी, एक रेगुलर पैटर्न होगा, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बात हम मिरर की कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मिरर की थोड़ा सा हमें यहां पर कभी कभी पूछा जाता है, मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर, तो मिरर में कभी कभी पूछा जाता है कि जो पॉलिशिंग होती है वो किस मटेरियल की होती है। तो मिरर की जो पॉलिशिंग होगी, आपको बाहर से तो वो रेड दिखता है, लेकिन आप उसको फिंगर की जो नेल है उससे आप ऐसे स्क्रैच करेंगे, फिंगर की नेल से आप रेड कलर के पेंट को स्क्रैच करेंगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, यानी सिल्वर कलर का कुछ मटेरियल दिखेगा। एक्चुअली में वो सिल्वर लाइक मटेरियल होता है, प्योर सिल्वर नहीं होता।
सिल्वर लाइक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, क्योंकि सिल्वर अगर यूज करेंगे तो आपको मालूम है सिल्वर काफी कॉस्टली होता है। गोल्ड के बाद सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कॉस्टली मटेरियल है और आपको मिरर मार्केट में 10 रुपीज 5 रुपीज में भी अवेलेबल है। तो 10 रुपीज 5 रुपीज के प्रोडक्ट में सिल्वर यूज नहीं किया जाएगा, सिल्वर लाइक मटेरियल यूज किया जाएगा। आजकल हर चीज का डुप्लीकेट अवेलेबल है, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट होता है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिल्वर से मैच करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी के जो मटेरियल हैं वो बनाए गए हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल मटेरियल हैं। तो सिल्वर लाइक मटेरियल की लेयर होती है सबसे पहले, उसके ऊपर रेड कलर पेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब 2 लेयर्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जब आप रेड कलर को फिंगर से स्क्रैच करेंगे, नेल से स्क्रैच करेंगे, तो आपको वहां पर सिल्वर लाइक मटेरियल की लेयर दिखेगी। तो यहां पर जो अच्छा, सिल्वर लाइक मटेरियल ही क्यों यूज किया गया? क्योंकि सिल्वर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ लाइट वो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करती। नॉर्मली होता क्या है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जब फॉल होगी तो सम पार्ट ऑफ लाइट उस मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और सम पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अबाउट इधर मतलब बियॉन्ड मूव कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई मटेरियल है या ये वाटर है या कोई सरफेस आप एज्यूम कर लीजिए, लाइट रेज यहां से इंसिडेंट होंगी, इस पॉइंट पर आएंगी, तो यहां पर सम रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सम रेज यहां पर इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और जब ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगी तो सम रेज यहां से इस तरह से बाहर निकल आएंगी। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, और इसको बोलते हैं इमर्जेंस रेज, इमर्जेंट रेज, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट। तो रिफ्लेक्टेड की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मिरर को छोड़ दिया जाए, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जहां से टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ इस मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हमने यहां पर रिफ्रैक्शन दिखाया है, ठीक है। लेकिन सिल्वर ऐसा मटेरियल है जहां पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सिल्वर से टोटल लाइट एमिट हो जाती है, वो बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए यहां पर मिरर में सिल्वर लाइक मटेरियल की लेयर हम यूज करते हैं, सिल्वर लाइक मटेरियल, इसकी लेयर यूज करते हैं, ठीक है। लेयर ऑफ सिल्वर लाइक मटेरियल। इस सिल्वर लाइक मटेरियल के ऊपर जो है वो रेड कलर की पेंटिंग की जाती है, रेड पेंटिंग, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री या रेगुलर पैटर्न, ठीक है। यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं, उसको रेगुलर पैटर्न हम कहते हैं। जितना एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर भी होगा। ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पर हम इसके बारे में, एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमने मिरर की बात की और मिरर का जो सरफेस होता है स्ट्रेट, स्मूथ और वेल पॉलिश्ड होता है। लेकिन आपका बुक, आपका टेबल, सोफा सेट, चेयर, इनके जो सरफेसेज हैं वो परफेक्ट रेगुलर नहीं होते, स्मूथ भी नहीं होते, वेल पॉलिश भी नहीं होते, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हमने ये सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ नहीं किया, ये नॉर्मली ये थर्मोकोल है जिसको हमने कार्डबोर्ड में स्टिक किया हुआ। देखिए, आपको यहाँ पर थर्मोकोल कहीं पर पिट दिखेगा, यहाँ पर आपको पिट दिख रहा है, यहाँ पर आपको पिट दिखेगा। इसका जो सरफेस है आप ऐसे रब करेंगे, देखिए आपको साउंड आ रही है, देखिए माइक के पास ले जाऊं, आपको साउंड आ रही है, इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस नहीं है। लेकिन मिरर को आप ऐसे टच करेंगे तो साउंड नहीं आएगा, उसका सरफेस परफेक्ट होता है, स्मूथ होता है। तो इस तरह के सरफेस से जब लाइट रेज फॉल होती हैं और वो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ज्योमेट्री या जो पैटर्न है वो रेगुलर नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर
पैटर्न। सेकंड पॉइंट क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ये हमने कोई यहाँ पर इस डायग्राम को और थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ये हमने कोई सरफेस लिया, लेकिन इस सरफेस का ये जो सरफेस है ये जिगजैग है, इस तरह से है, इस तरह से कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, स्ट्रेट स्मूथ पैटर्न नहीं है। ये हमने इस तरह से दिखा दिया। बात समझ में आ गई? कहीं पर पिट है, कहीं पर एक्सटेंडेड सरफेस है, कहीं पर पिट है, कहीं पर एक्सटेंडेड सरफेस है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब क्या हुआ? आपने मोबाइल से यहाँ पर लाइट को फॉल कराया, ये लाइट रेज यहाँ पर पिट पर फॉल हुई, फिर यहाँ पर आपने लाइट रेज को फॉल कराया, ये लाइट रेज यहाँ एक्सटेंडेड जो उठा हुआ सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, बल्क्ड सरफेस भी जिसको बोलते हैं, वहां पर पास होती है। अब यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन हमें मालूम है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है। तो परपेंडिकुलर जब आप यहां पर ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेवल करेंगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकता है ट्रेवल करें, है ना। फिर यहाँ पर कोई लाइट रेज यहाँ पर पास हो रही है तो वो हो सकता है इस तरह से ट्रेवल कर जाए। मतलब इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज की जो ज्योमेट्री है, जो पैटर्न है, वो रेगुलर नहीं होता। यहाँ पर लाइट रेज भी आपको इस तरह से जिगजैग वे में दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह के जो सरफेसेज होते हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो इर्रेगुलर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ लाइट। डिफ्यूजन ये टर्म भी बहुत यूज होता है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूजन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको ये सब डायग्राम प्लॉट करने हैं और आपको थ्योरी तो समझ में आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, इसलिए टर्म्स को भी आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को पिकअप करना है, उसके बिहाइंड में जो कॉन्सेप्ट हम बार बार बात कर रहे हैं वो आपको पिकअप करना है। तो यहां पर परफेक्ट स्मूथ और परफेक्ट इर्रेगुलर सरफेस हर जगह नहीं मिलते। अगर रूम की बात करें या किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहां पर इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्योर रेगुलर सरफेस ही दिखेगा, स्मूथ सरफेस ही दिखेगा, या प्योर यानी कंप्लीटली आपको इर्रेगुलर सरफेस ही दिखेगा। कहीं कहीं पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर सरफेसेस भी देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या आप बैंक में जा रहे हैं तो वहां पर कई बार जब वहां पर जो विंडोज लगी रहती है, यहाँ पर या जो डोर लगे होते हैं वो टोटली ग्लास मटेरियल के बनाए जाते हैं। और ग्लास कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट उस ग्लास के थ्रू पास हो जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो कई बार एक्सीडेंटली हम डोर से टकरा जाते हैं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर बीच में ग्लास रखा हुआ है, मिरर नहीं ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी एक्सीडेंट्स भी कई बार हुए हैं, मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं, ऐसी इंसिडेंट, ऐसा इवेंट हुआ हो। ठीक है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होता है। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट उस मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन की बात करें तो अगर उस पूरे डोर को जो अभी ट्रांसपेरेंट है उसको पॉलिश कर दिया जाए, उसको पॉलिश कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ? उसको हम मिरर में कन्वर्ट कर दें। उस ग्लास को, ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर हम मिरर में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? पूरा जो डोर है, पूरा जो आपका जो रूम है, उस रूम का जो डोर है या उस रूम की जो वॉल्स हैं, 4 वॉल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, 4 वॉल्स हैं। तो ये 4 वॉल्स अगर कंप्लीटली मिरर मटेरियल के बना दिए जाएं तभी आप कहेंगे कि पूरा का पूरा जो स्पेस है, एरिया है, वो कैसा है? रेगुलर सरफेस है, वहां पर स्मूथ स्ट्रेट लाइंस हैं, वेल पॉलिश्ड है, इसीलिए वहां पर जो पैटर्न मिलेगा आपको कैसा मिलेगा? रेगुलर पैटर्न मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आप उसको बनाएं
तभी वो पॉसिबल है। शॉपिंग मॉल में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछा जाता है। अब ये तो हमने जनरल बातें की, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब लॉज, साइंटिस्ट ने बात तो समझ गए साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट क्या उसको लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमें यूज करना है। ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल फिनोमेना को हमें डेली लाइफ में यूज करना है। उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज क्रिएट किए गए, वो लॉज हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करेंगे।